दोस्तों नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे कारकांस कुंडली के बारे में कि कारकांस कुंडली कैसे देखा जाता है और फलित में इसका क्या उपयोग है। देखें कि कारकांस कुंडली जेमिनी का पार्ट आता है और इसमें जो पराशर की विधियां हैं यानी कि जो पराशर नियम है उसको हम थोड़ा सा अलग रख करके जो जेमिनी ज्योतिष के नियम बताए गए हैं उससे देखने का प्रयास करेंगे। विशेषकर इस कुंडली को करियर के लिए देखा जाता है कि व्यक्ति कार्य क्षेत्र में क्या कर सकता है, क्या संभावना है। देखिए कि सबसे पहले लेकिन हम इसको बनती कैसे है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कई बार लोग क्या गलती करते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए बहुत सिंपल गणना है, कोई इसमें बहुत गुणागणित करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी कुंडली है, जो भी लग्न कुंडली है, उसमें आप देखें कि सबसे ज़्यादा डिग्री का ग्रह कौन सा है, मतलब कि जो आत्मकारक ग्रह बनेगा। ठीक है, आत्मकारक ग्रह कई बार तो वहाँ पे नीचे मेंशन हुआ रहता है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको कुंडली बना के देते हैं। इसमें हम राहु केतु को शामिल नहीं करते हैं। तो देखिए कि आप जो भी आपका कुंडली का आत्मकारक ग्रह बनेगा, जैसे हम एक उदाहरण कुंडली की बात करें तो जैसे ये कर्क लग्न की कुंडली आपको दिख रही होगी, तो इसमें आपका शनि आत्मकारक ग्रह बनता है। अब आपको इस आत्मकारक ग्रह को पकड़ लेना है और इसको नौमांश में देखना है कि नौमांश कुंडली में वो किस राशि में गया। तो देखिए कि इनका शनि नौमांश कुंडली में मकर राशि में गया है। तो बस हमको इतना ही काम था। अब हमको क्या करना है कि मकर राशि को घुमा देना है लग्न कुंडली का, यानी कि D1 चार्ट में जो भी मकर राशि पड़ती है उसको हमको लग्न बना लेना है, वही आपकी कारकांस कुंडली होगी। लेकिन कई बार कुछ लोग यहाँ पर मिस्टेक क्या कर देते हैं कि वो नौमांश कुंडली का जो मतलब जैसे इसमें मकर राशि आई उसी को घुमा लेते हैं, जबकि वो स्वांश कुंडली होती है, उसका फलित अलग होता है। तो आपको बस क्या करना है कि जो भी आत्मकारक ग्रह है उसको आप देखेंगे कि नवमांश कुंडली में किस राशि में गया, और उस राशि को लग्न कुंडली में जहाँ भी वो राशि स्थित है उसको आप लग्न बना लेंगे। तो ये तो बात हो गई कि कारकांस कुंडली बनती कैसे है। अच्छा, इसका फलित में क्या उपयोग है। तो देखिए कि जो भी जेमिनी के नियम है, जिस पर मैं पहले आप बता चुका हूँ कि जेमिनी दृष्टियाँ कैसी देखी जाती हैं, चर कारक क्या होते हैं, स्थिर कारक क्या होते हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। यदि आप ये जानते हैं तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। यदि आपको ये ध्यान नहीं है तो आप मेरा जो पहले का वीडियो है जेमिनी ज्योतिष पे, उसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप पहले उसको देख लीजिए, फिर आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो देखें कि ऐसा बताया गया है कि जो भी राशि कारकांस लग्न में पड़ती है, ठीक है, सबसे पहले तो उस राशि के गुणधर्म व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में आते हैं, यदि वो भाव खाली हो तब। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जो भी कारकांस लग्न में राशि आएगी उस राशि के कुछ गुण धर्म होंगे। अब राशि के गुण धर्म क्या होते हैं, जैसे मिथुन राशि थोड़ा सा बोलने को, कम्युनिकेशन को, ज्ञान को, इंटेलेक्चुअल राशि को दर्शाता है। सिंह राशि लीडरशिप की राशि होती है। ऐसे राशियों के अलग अलग गुण धर्म होते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं कि मान लीजिए कारकांस लग्न में जो भी राशि आती है उसके भाव में, यानी कि उस भाव में कोई ग्रह बैठा है। ठीक है, तो यदि कोई ग्रह बैठा है तो आपको ये देखना है कि वो कौन सा कारक है। जैसे कुंडली के लिए वो आत्म कारक है, अमात्य कारक है। यदि कारकांस कुंडली के लग्न में आत्म कारक, अमात्य कारक, इस तरीके के ग्रह बैठ जाएं जो भी अच्छे कारक बताए गए हैं, तो वो करियर के लिए बेहतर माना जाता है। तीसरा कि व्यक्ति कार्य किस क्षेत्र में जा सकता है, तो उसके लिए आप उसके नेचुरल ट्रेट को पकड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के कारकांस कुंडली के लग्न में राहु बैठा है, तो राहु का काम होता है टेक्नोलॉजी से संबंधित, राहु का काम होता है, राहु का काम माया से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ केमिकल से संबंधित राहु का काम होता है, फोटोग्राफी, फिल्म से संबंधित राहु का काम होता है। कारकांस कुंडली में शुक्र अगर लग्न में आ जाए तो शुक्र का जो कार्य क्षेत्र बताया गया है वो ब्यूटी संबंधित होता है, कुछ कपड़े संबंधित होता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं कि कारकांस कुंडली के लग्न में कौन सा ग्रह आ रहा है। जुपिटर होगा तो कुछ पढ़ाने संबंधित काम हो सकता है। तो ये तो एक बात हो गई। अच्छा, आप दूसरी बात करते हैं कि जो अन्य नियम है वो क्या कहते हैं। तो ये भी नियम कहता है कि कारकांस कुंडली के लग्न पे जिस राशि की दृष्टि होगी या उस राशि में कोई ग्रह होगा उसका भी प्रभाव होगा। अब ये क्या होता है, तो इसको इस तरीके से समझें कि जैसे हमने जेमिनी दृष्टि की बात की थी कि स्थिर राशियां चर राशि को देखती हैं, चर राशियां स्थिर राशि को देखती हैं। अच्छा चलिए, एक हम कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखें कि आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा। ये वही चार्ट है जो शुरू में हमने जिसका कारकांस लग्न निकाला था, जो कि कर्क लग्न का था। लेकिन अब देखें कि इसका कारकांस लग्न मकर लग्न का आया, सप्तम भाव की राशि को हमने लग्न बना ली। तो देखिए कि इनके कारकांस लग्न में चंद्रमा बैठा है। जेमिनी ज्योतिष में चंद्रमा, ऐसा बताया गया कि कारकांस लग्न में यदि चंद्रमा आ जाए या चंद्रमा कारकांस लग्न को देखे तो वो पॉपुलैरिटी के लिए अच्छा होता है। खैर, हम दृष्टियों की बात कर रहे थे, तो देखें कि जो कारकांस लग्न में राशि पड़ी वो मकर राशि है,
जो कि एक चर राशि है। तो चर राशि को कौन सी राशि देखती है? तो स्थिर राशि देखती है। अब कुंडली में स्थिर राशि में कैसे ग्रह बैठे हैं? तो देखें कि स्थिर राशि जो कि वृश्चिक है उसमें सूर्य बैठा है, आपका मंगल सिंह राशि में बैठा है, गुरु बुध आपके वृषभ राशि में बैठे हैं। यानी कि लग्न पर ये चारों ग्रहों का प्रभाव है। यानी कि कारकांश लग्न को सूर्य देखता है, मंगल देखता है और गुरु बुध भी देख रहे हैं। तो सूर्य, मंगल, गुरु बुध ये किस तरीके के कार्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सूर्य जैसे कि अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, बुध थोड़ा सा डिप्लोमेसी हो गया, गुरु इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और मंगल थोड़ा सा व्यक्ति जो बोल्ड डिसीजन ले सकता है, इस तरीके के काम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो चार्ट है ये श्रीमती इंदिरा गांधी का चार्ट है। तो राजनीति हो गया, बोल्ड डिसीजन हो गया, पूरा पूरा संविधान ही इन्होंने पलट दिया था, आपातकालीन लगा दिया था। उसके बाद जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करना हुआ तो वो सबको पता है। तो कारकांश लग्न इनके जो इनकी कुंडली है इस पर परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है कि कैसे कार्य क्षेत्र में जो भी कुंडली दर्शा रही है वो चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा, ये तो एक बात होगी कि जैसे इसमें लग्न पर काफ़ी ग्रहों का प्रभाव था तो व्यक्ति कई उसके एक तरीके से ये भी कह सकते हैं मल्टीपल कार्य होंगे। प्राइम मिनिस्टर तो पता नहीं कितने प्रकार के कार्य करता है। तो खैर ये एक बात हो गई, लेकिन अगर मान लीजिए कई बार ऐसा भी होगा कि लग्न पर किसी ग्रह का प्रभाव ना आ रहा हो, लग्न में कोई ग्रह बैठा ना हो, तो की स्थिति में आप जो लग्न में राशि उदित हो रही है उस राशि से संबंधित जो भी उसके कार्यकर्ता हैं, जो हमने शुरू में बात की थी, उस पर भी आप बता सकते हैं कि इससे संबंधित आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है। तीसरी चीज़ ये कि इसमें आरूढ़ लग्न का भी प्रभाव आता है कि मतलब जैसे कहने का क्या हुआ कि जो भी आरूढ़ पद है और जो भी दसम भाव का आरूढ़ पद होता है, आरूढ़ लग्न कैसे निकाला जाता है इस पर भी मेरा वीडियो है और आजकल तो सॉफ्टवेयर आपको बना के दे देते हैं। तो जहाँ भी दसम भाव का अरुण पद आता है उस राशि से संबंधित भी व्यक्ति का कार्यक्षेत्र हो सकता है। किसी भाव से बहुत ज़्यादा अगर 2-3 ग्रहों की अर्गला मिलती है तो वो भाव संबंधित भी कार्यक्षेत्र हो सकता है। उस राशि या उस ग्रह से संबंधित भी कार्यक्षेत्र आप बता सकते हैं। अर्गला मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो उसको मैं अभी नहीं कवर करूँगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो अब हम जो इसको कैसे देखते हैं, कुछ एक और उदाहरण लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं और आगे किन नियमों का इसको देखते समय ध्यान रखना चाहिए इस पर भी हम बात करेंगे। अब देखें कि आपको एक उदाहरण कुंडली दिख रही होगी, ये भी कारकांश लग्न की कुंडली मैंने लगाई है। लग्न इनका कुंभ था लेकिन कारकांश लग्न जब आप बनाएंगे तो वो सिंह राशि का लग्न बनेगा। देखें कि लग्न में राहु बैठा है तो राहु के कारकत्व क्या होते हैं? राहु के कारकत्व तो थोड़ा सा माया से जुड़ा होता है। जैसे कि जो नज़र आ रहा है व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, थोड़ा सा जैसे फोटोग्राफी हो गया, फिल्म हो गया, टेक्नीशियन संबंधित काम हो गया, इस तरीके के काम हम जातक को थोड़ा सा कहने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस लग्न पर कैसे ग्रह की दृष्टि आ रही है। तो देखें कि क्योंकि ये स्थिर लग्न आया तो जो बगल में इनका जो तुला राशि पड़ेगी उसमें चंद्रमा बैठा है, यानी कि उच्च राशि में बैठा है और लग्न को देखेगा। तो अभी हमने बात की कि चंद्रमा यदि लग्न को देखे तो वो पॉपुलैरिटी के लिए अच्छा होता है और चंद्रमा है भी तुला राशि का जो कि शुक्र की राशि है। तो ये जो चार्ट है ये श्री अमिताभ बच्चन का चार्ट है और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना पॉपुलर हैं। और देखिए कि उनका कार्य भी माया से संबंधित है, यानी कि व्यक्ति जो नज़र आ रहा है जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो, पर्दे में जो दिख रहा हो। तो ये इस चीज़ को भी इंगित करता है। सिंह राशि का प्रभाव है तो एक तरीके से इनको एक समय अपने समय में हीरो माना जाता था, काफ़ी बोल्ड फाइटिंग के इन्होंने कई सारे सीन्स और मतलब मूवीज़ किए हैं, तो वो भी आप इसको देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इनके चार्ट में भी लगता हुआ दिखा। अब देखें कि हम एक और उदाहरण की बात करते हैं। ये जो कुंडली है ये मेरे क्लाइंट की कुंडली है। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए कि जैसे इनका सिंह लग्न था और कारकांश कुंडली मिथुन लग्न की आई तो लग्न में जुपिटर बैठा है और इसको क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है तो यानी कि जो बाकी 3 द्विस्वभाव राशि हैं वो भी लग्न पर प्रभाव दे रही हैं। तो इसका मतलब कि लग्न में गुरु बैठा है, गुरु को सूर्य बुध देख रहे हैं, शनि भी एक प्रकार से देख रहा है। तो जातक का जो कार्य क्षेत्र है वो मल्टीपल वर्क में जातक इन्वॉल्व है। और देखें कि कहने का मतलब है कि ये जो जातक हैं ये जैसे ऐसे तो गुरु फाइनेंस को शो करता है, बुध भी कुछ एक पैसे से संबंधित चीज़ें दिखाता है कि जातक का फाइनेंशियली वर्क हो सकता है। तो जातक अकाउंट डिपार्टमेंट में कार्य करता है और अच्छी पोस्ट पे है, प्राइवेट नौकरी ही है लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट पे है जातक। और जातक कुछ एक जैसे शेयर मार्केट में भी कार्य कर रहे हैं, इन्होंने जैसा बताया उससे भी इन्होंने अच्छा पैसा बनाया है
और देखिए कि जो शनि का प्रभाव है तो इनका जो मतलब कि जो घर है, निवास स्थान है, वहाँ पर इन्होंने जैसे कि खेती बाड़ी भी होती है तो उससे भी इनकम जनरेट होती है, उसको भी कभी कभी ये जा करके उस कार्य को भी देख रेख करते हैं। तो एक तरीके से जातक का जो सोर्स ऑफ इनकम है और जो वर्क का इन्वॉल्वेशन है वो मल्टीपल वर्क में है। तो ये भी कारकांश कुंडली शो कर रही है कि कैसे आप इसको कार्यक्षेत्र प्रिडिक्ट करने में ये कितनी सहायक होती है, ये आप देख सकते हैं। देखें कि लेकिन इसमें कुछ एक नियम और हैं। नियम क्या मतलब, ये कुछ एक बातें हैं जो मतलब जैसे एक्सपीरियंस में आ जाती हैं कि जब आप चार्ट का ही ज़्यादा देखते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या बेहतर तरीके से लग रहा है। तो देखें कि नो डाउट कारकांश कुंडली बेहतर रिजल्ट देती है, लेकिन जब आप जैसे प्योर यदि आप जेमिनी फॉलो कर रहे हैं तब तो आपको पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके और भी नियम होते हैं जो जेमिनी ज्योतिष के सिर्फ जेमिनी ज्योतिष फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग जैसे थोड़ा थोड़ा खिचड़ी पकाई हुई है, वैदिक भी जेमिनी भी, क्योंकि रिजल्ट उससे भी आता है रिजल्ट उससे भी आता है, तो क्या करें, दोनों को मिला करके देखना पड़ता है। और जब देखना पड़ता है तो जहाँ पे दोनों तरीके से प्रभाव आ रहा है किसी एक ग्रह का, तो उसको तो नो डाउट बताया जाता है कि हाँ इसका कार्यक्षेत्र तो आपके जीवन में शामिल होगा ही। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जैसे जो हम लोग पराशरी ज्योतिष में इस्तेमाल करते हैं कि दशम भाव में कौन सा ग्रह है, दशमांश में दशमेश की स्थिति कहाँ है, कौन सा ग्रह किस देवता के उसमें गया है, ठीक है, ये सारी जो गणनाएं हम कार्यक्षेत्र निकालने के लिए करते हैं तो उसको एकदम से छोड़ नहीं देना है। यदि आप वो कर रहे हैं, मान लीजिए कई बार ऐसा होगा कि कारकांश कुंडली जिस कार्य क्षेत्र को शो कर रही है, व्यक्ति वैसा कार्य नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से भी इस बात को समझाऊंगा कि कई बार ऐसा भी होगा आपके साथ कि कारकांश कुंडली किसी और कार्य क्षेत्र को दिखा रही है लेकिन वो कार्य व्यक्ति नहीं कर रहा है, और जबकि जन्म कुंडली जो कि पराशरी ज्योतिष जैसा हम लोग देखते हैं कि दशम भाव में कैसे ग्रह हैं, सप्तम में कैसे ग्रह हैं, दशमेश के साथ कौन सा ग्रह है, वो कुंडली जो शो कर रही है जातक उस हिसाब से कार्य कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कारकांश कुंडली लगेगी नहीं। देखिए जवाब देने को तो सबसे अच्छा जवाब है कि मल्टीपल वर्ड्स की थ्योरी चलती है, मल्टीवर्स की जो थ्योरी चलती है कि संसार में कई ब्रह्मांड हो सकते हैं, तो हो सकता है कि उस ब्रह्मांड में जातक वैसा काम कर रहा है। खैर ये तो मतलब साइंटिफिक, अब इसको हंसी समझ लीजिए या क्या सच है वो एक अलग बात हो गई। लेकिन देखिए कि कुंडली जो होती है, कुंडली आपको एक संभावना देती है कि आप इस तरीके का कार्य कर सके। कहने का मतलब है जब भी आप मान लीजिए कि ऐसा आपके साथ होता है कि आप जो कारकांश कुंडली देख रहे हैं उसमें जो कार्यक्षेत्र निकल के आ रहा है, जातक वैसा कार्य नहीं कर रहा है। जैसे कारकांश कुंडली में शुक्र बैठा है, आप जातक को कह रहे हैं कि आपका कार्य कुछ ब्यूटी संबंधित हो सकता है, कुछ कपड़े संबंधित हो सकता है, साबुन से संबंधित हो सकता है, कुछ एक कला संबंधित हो सकता है, फैशन संबंधित हो सकता है। जातक कह रहे हैं नहीं जी मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, अब वो बात एकदम से लागू नहीं हो रही है। तो ये क्या हो गया भैया। तो इसमें देखिए कि कुंडली आपको एक संभावना देती है, लेकिन जब आप व्यक्ति से गहराई में जाकर के पूछेंगे तो वो बताएगा कि हाँ एक बार को ऐसा मौका आया था कि वो सिंगिंग भी ज्वाइन करना चाह रहा था, यानी कि उस ग्रह के जो कारकत्व हैं वो उससे संबंधित भी कार्य करना चाह रहा था या उस कार्य क्षेत्र में मतलब जाने की संभावना बनी थी। तो चार्ट आपको एक संभावना प्रदर्शित करता है। तो यदि आप जातक से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि एक बार को उसके जीवन में ऐसा भी मौका आया था कि जो ग्रह आपको दिख रहा है उस कार्य क्षेत्र में वो व्यक्ति जा सकता था, नहीं गया, दूसरे कार्य क्षेत्र को उसने चुन लिया, तो वो एक अलग विषय हो गया। वो भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मान लीजिए दसम पद उस राशि में पड़ता हो तो वो भी कहीं ना कहीं गणना में आपको निकल के आ जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि चार्ट आपको सिर्फ एक संभावना देता है कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, क्योंकि हो सकता है कि लग्न कुंडली में दशम भाव में कोई ग्रह बली होकर बैठा हो, तो क्यों ही व्यक्ति कारकांश कुंडली के जो भी कारकांश कुंडली का फल आ रहा है उस ओर जाना चाहेगा। और कई लोग तो मल्टीपल वर्क करते भी हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे जो कार्यक्षेत्र होता है, कार्य कर्म कहते किसको है, कर्म का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप ऑफिस जा करके क्या कर्म कर रहे हैं उसी को हम कर्म में डिनोट करते हैं। कर्म व्यक्ति के सभी प्रकार के कर्मों को दिखाता है। तो जिसको ज्योतिष के जो दर्शन ज्योतिष का आता है, ठीक है, दार्शनिक यानी कि जो फिलोसफिकल वैल्यू है उसको उसकी भी समझ होगी। तो जब आप क्लाइंट से पूछेंगे जो कारकांश लग्न में जिन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है उससे संबंधित उनके जीवन में क्या असर रहा है, तो वो भी थोड़ा सा आपको मिलेगा कि वो अपने दैनिक जीवन में कुछ एक कार्य उस ग्रह संबंधित भी कर रहे हैं, भले उससे इनकम नहीं हो रही है तो क्या। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ एक कार्य, जैसे दैनिक जीवन में व्यक्ति बहुत से कार्य कर्म किया करता है, जो नहीं कि हर कर्म से उसकी इनकम हो रही हो। तो ये कुछ एक बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कई बार ऐसा भी होगा कि कारकांश कुंडली में जो नजर आ रहा हो व्यक्ति उस कार्य क्षेत्र को नापना है या वैसा कार्य ना कर रहा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कारकांश कुंडली रिजल्ट नहीं देती है। रिजल्ट नहीं देती तो मैं मतलब इस वीडियो
को ही क्यों डालता है। आपने देखा होगा कि इस चैनल पे जो भी वीडियो पड़े हैं वो बड़े भले ही थोड़े से मतलब जैसे स्पेसिफिक टाइप के पड़े हैं। मैं ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ, एक जो ज्योतिष में कारगर नियम होते हैं जो चार्ट पे लगते हैं वही मैंने आपको देख के ढूंढ के बताया है। तो आप देखें कि इसको जैसे हम एक उदाहरण कुंडली पर बात करके ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें कि ये जो चार्ट है, जैसे देखें कि इनके कारकांश कुंडली के लग्न में सूर्य बुध और मंगल का प्रभाव है। जब ये कुंडली मेरे पास आई थी तो हुआ क्या कि जैसे लग्न कुंडली में जैसे जुपिटर इनका दसम भाव को देख रहा था और 10 में जो कि चंद्रमा बनता है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि चंद्रमा जो बनता है वो अष्टम में था, उसको जुपिटर देख रहा है। तो मैंने बोला इनको कि आपका काम कुछ एक ऐसा दिखता है कि आप किसी ऑथराइज्ड पद पे हैं, आपके पास अथॉरिटी है। तो जातक ने मना किया, जातक ने कहा नहीं सर ऐसा कुछ तो नहीं दिखता है, मैं कोई किसी पोस्ट पे नहीं हूँ। मतलब मेरा बोलने का अर्थ है कि आप कोई जॉब में ऊंचे पद पर होंगे। और जातक ने सिरे से मना किया, मतलब थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन मैंने कहा ऐसा पता नहीं अब क्यों ऐसा हो रहा है। तो लेकिन उसके बाद फिर मैंने पूछा कि अच्छा हो सकता है कोई मिस्टेक रहेगी, वो आप बताइए कि क्या काम आप करते हैं। तो इन्होंने बताया कि मैं जैसे हाँ ये है कि जैसे एक कपड़े के व्यापारी थे, काफ़ी मतलब इनकी बड़ी दुकान है, बड़ा शोरूम है, ठीक है, 2-3 शोरूम है एक ही शहर में अलग अलग जगह पे। तो ये मतलब कि अथॉरिटी जो है वो तो इनके हाथ में थी क्योंकि ये उसी के मालिक थे। लेकिन जो कार्यक्षेत्र है, जो कि कारकांश कुंडली में आप देखेंगे कि मिथुन राशि में सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है जो कि अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से कोई सेना पुलिस किसी अधिकारी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसा कुछ नहीं था तो, लेकिन हाँ अथॉरिटी तो इनके हाथ में थी क्योंकि ये बिजनेस कर रहे थे और जो कि कपड़े से संबंधित बिजनेस कर रहे थे। अच्छा बिजनेस का कहाँ से क्यों इनके चार्ट में शो हो रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि कुंडली का जो सप्तम भाव होता है लग्न कुंडली में, जो कि व्यापार को डिनोट करता है, वहाँ पर शुक्र और राहु बैठे थे। तो ये एक तरीके से फैशन चमक धमक कपड़े के कार्य को दर्शा रहा था। तो इसको मैंने से थोड़ा सा पॉइंट मिस किया। तो मैंने पूछा कि अच्छा मतलब क्या कभी ऐसा मौका आया था। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये सिविल सर्विस की तैयारी में गए थे, लेकिन फिर वहीं से इन्होंने ही शायद इरादा बदल दिया उस चीज़ का, ऐसा इनको कहना था कि फिर उसके बाद इनका मन नहीं लगा और फिर ये चले आए। तो चांस बना था ये गए थे, लेकिन दशा का कुछ एक चेंज हुआ कि उसके बाद इनका उस चीज़ में मन नहीं लगा और फिर उन्होंने खुद का काम जब स्टार्ट किया, मतलब काफ़ी पहले की बात है। तो ये भी एक चीज़ थी कि मौका बना था, ये गए थे लेकिन उस चीज़ को इन्होंने किया नहीं, एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि जैसे कारकांश कुंडली में जो सूर्य और मंगल आ रहे हैं इसका कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं है। जातक जो भी कार्य कर रहा है, सूर्य मंगल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अथॉरिटी, सत्ता, पावर आपके हाथ में है। जातक जो भी काम कर रहा है उसमें मालिक वो है, उसके जो भी उसका निर्देश होगा वो उसके कार्यक्षेत्र में फॉलो किया जाएगा। कई वर्कर इनके नीचे काम करते हैं और इनके आदेश से ही पूरा कार्य क्षेत्र जो है वो रन कर रहा है। तो एक तरीके से ये अथॉरिटी को दिखाता है। दूसरा ये कि जैसे जब ये मैंने देखा तो उसके बाद मैंने इनको कुछ एक सलाह भी दी कि क्या सलाह थी वो कि जैसे क्योंकि कारकांश लग्न में सूर्य था, आपका मिथुन राशि कारकांश लग्न में थी, मंगल था। तो मैंने इनको सलाह दी कि आप कुछ एक जैसे जो बच्चे होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि बच्चों को डिनोट करती है, सूर्य डिसिप्लिन को दिखाता है। तो जो बच्चों के जो यूनिफॉर्म होते हैं उससे संबंधित भी आप अगर कुछ एक जोड़ना चाहते हैं अपने कार्यक्षेत्र में तो कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको अपनाया। मैंने इनको खादी और जो सरकारी जो जैसे कि जो कांस्टेबल के वर्दी होते हैं उसको भी अपने व्यापार में बढ़ाने की सलाह दी थी, क्योंकि सूर्य सरकार को डिनोट करता है। तो इस तरीके से इन्होंने उस चीज़ को भी बढ़ाया। ये 2-4 साल पहले की बात है। तो बाद में उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा, काफ़ी इनकी उसमें भी तरक्की हुई, अच्छा मुनाफा हुआ। तो क्योंकि आपको देखना होगा कि कौन सा ग्रह कारकांश लग्न में है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप एकदम से व्यक्ति का कार्यक्षेत्र चेंज करवा देंगे। यदि चेंजेबल एज है, जैसे मान लीजिए कि एज आपकी शुरू की एज है, ठीक है, व्यक्ति 20-22 साल का है, वो किसी ऐसे पक्के कार्यक्षेत्र में नहीं है, तो उसके बाद फिर वो तो उसमें आप करवा सकते हैं। लेकिन जो जिसका अच्छा खासा काम चल रहा है, अब मैं इनको कहूँ कि जाइए आप कोई तैयारी कीजिए, आपको पदवी मिलने के अच्छे चांसेस है, तो वो एक बोगस बात हो जाएगी। तो उसी के जो भी कार्यक्षेत्र हैं, जैसे कि मिथुन राशि का कार्यकाल मैंने पकड़ा, तो बच्चों से संबंधित कपड़े बढ़ाने को, व्यापार में उस संसाधन को बढ़ाने का मैंने इनको सलाह दिया। कुछ सरकारी जो कपड़े होते हैं खाली हो गया, उसको मैंने बढ़ाने की सलाह दी। तो इस प्रकार से भी आप इसको देख सकते हैं।
देखिए कि जैसे इसको बताते समय कुछ एक चीज़ और है कि आप इसका ज़रूर से ध्यान रखें कि जैसे जो भी कारकांश लग्न में ग्रह आ रहा है, उसका कार्यक्षेत्र व्यक्ति को बताने से पहले बस एक बार ये ज़रूर देख लें कि वो ग्रह कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा, जो जन्म कुंडली है उसके लिए बहुत ज़्यादा अकारक तो नहीं बनता है। पता चले कि जैसे जैसे तुला लग्न के लिए गुरु अकारक होता है, तो मान लीजिए व्यक्ति की चंद्र कुंडली वृषभ लग्न की है और लग्न कुंडली तुला लग्न की है, बृहस्पति उस कुंडली के लिए प्रबल अकारक ग्रह है, आप उसको बता रहे हैं कि आप एडवाइजर बन जाइए, तो वो थोड़ा सा जैसे कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। आपको जातक को ऐसा कार्य सजेस्ट करना है कि जो कि जन्म कुंडली भी शो कर रही हो, कारकांश लग्न कुंडली भी शो कर रही हो, और दोनों से जातक का बेहतर होता दिखे, उस कार्य क्षेत्र को सजेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। कहने का मतलब है कि वो चीज़, और बताते समय भी इस बात का ध्यान रखिए कि जो लग्न कुंडली के दशम भाव में जिस ग्रह का या जिस राशि का प्रभाव आ रहा है, यदि कारकांश कुंडली में भी उसी राशि या उसी ग्रह का प्रभाव आ रहा है, तो उस कार्य क्षेत्र को आप बताइए, वो निश्चित ही जातक के जीवन में आपको वो कार्य करता हुआ दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि ज्योतिष कई नियमों का प्रिडिक्शन में, जैसे लेखा जोखा होता है, एक ही नियम पे ज्योतिष आधारित नहीं होती है। और कई बार ये भी होता है कि जैसे व्यक्ति की, जो मैंने जेमिनी चर दशा की बात की थी, तो कौन सा ग्रह है, वो कौन सा कारक बनता है, वो किस राशि में है। जैसे मान लीजिए कि किसी का मिथुन राशि की दशा चल रही है, तो आप कारकांश कुंडली से देखेंगे कि मिथुन राशि किस भाव में पड़ी है, वहाँ पे जो ग्रह बैठा है वो कारकांश लग्न को तो नहीं देख रहा है, तो भी कार्य क्षेत्र में कुछ एक जैसे कि चेंज की संभावना हो सकती है। तो ये मैंने दशा वाले वीडियो में थोड़ा बहुत बताया है, तो आप चाहे तो चर दशा कैसे देखते हैं उसको देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है आज काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं कि ये भी देखना चाहिए, वो भी देखना चाहिए। हो सकता है बहुत लोग कन्फ्यूज हो गए हों, लेकिन फिर भी एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम बात करें, तो जब भी आप कभी कारकांश, जो कैरियर सारा आप देख लें जातक का, उसके बाद आप कारकांश कुंडली देखें, उसमें भी आप सबसे पहले लग्न में जो राशि उदित हो रही है, यानी कि जो राशि लग्न में आ रही है उसको देखें। कारकांश कुंडली के उस राशि के कुछ एक कारकत्व होंगे, उसको देखें। यदि कोई ग्रह बैठा है तो उसके कारकत्व को लें, कोई ग्रह उस राशि को देख रहा है तो उसके कारकत्व को लें। दसम भाव का जहाँ पे पद पड़ रहा है, उस भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो उसके कारकत्व को भी लिया जा सकता है। किसी राशि या ग्रह से कई सारे ग्रह शुभ अर्गला दे रहे हो तो उसको भी कार्य क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। तो ये कुछ एक नियम थे, इसको आप अपने अपने चार्ट पे लगा करके देखिए, या जो भी आपके पास चार्ट अवेलेबल है उस पर आप लगा कर देखिए। अगर रिजल्ट मिल रहा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।